नमस्कार, भारत भूमि में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं राजीव पांडे जी। राजीव पांडे जी पेशे से वकील हैं, शौक से एक्टर हैं और सेवा से भाजपा कार्यकर्ता और प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। स्वागत है राजीव जी आपका भारत भूमि में। नमस्कार। राजीव जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आपकी सरकार 2014 में आई। इसके पहले आप लोग घुसपैठ की बात करते थे, सब चीजों की बात करते थे। 2014 के बाद रोहिंग्या और घुसपैठियों पर कितना कामयाब हुई है मोदी सरकार। और मुंबई अध्यक्ष लोधा जी ने महाराष्ट्र विधानसभा में मलाड का जिक्र करते हुए जो कहा, उससे तो स्थिति और भी भयावह प्रतीत होती है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये समस्या अब सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गई है। राजीव जी। गगन जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। अब मैं सवाल पर आता हूँ जी। देखिए गगन जी, ये समस्या जो है ये 1947 से चल रही है। ये समस्या कोई आज की नहीं है, लेकिन आपने कहा कि समस्या विकराल रूप कैसे धारण करती जा रही है, जो बिल्कुल सत्य है आपका कहना। लेकिन अगर आप इसको देखें कि एक बार जब सबसे विकराल समस्या बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, उस समय हुई थी जब लाखों शरणार्थी भारत में आए थे। और उसके बाद बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग रह गए, और एक प्रकार से जो शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क करने की जरूरत है। तो जो शरणार्थी थे उनका जो प्रॉब्लम है, उनकी जो इश्यूज है वो डिफरेंट है कंप्लीटली जो घुसपैठिए हैं। तो अब इसको समझने की जरूरत है, और मैं आऊंगा इस पर कि किस प्रकार से जो अभी मौजूदा सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या इस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। देखिए, जब 3 बार लड़ाई करके पाकिस्तान को लगा इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जन्म इस्लाम के आधार पर हुआ था, कोई वो नॉर्मल कंट्री नहीं है, एबनॉर्मल इसको आप कह सकते हैं कि उसका जन्म ही एबनॉर्मेलिटी से है कि मैं एक धर्म का हूं, मैं अपने ही लोगों को रखूंगा, और मैं उसका जन्म हुआ। उस इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कई बार लड़ाइयां लड़ी जब उनको लगा कि भारत को आप डायरेक्ट लड़ाई से नहीं पीछा कर सकते हैं। और कभी भी भारत के कोई भी जो प्रणेता रहे, जैसे आज हमारे जो उनका वंदन करता हूं पृथ्वीराज चौहान जी का, उन्होंने कभी भी डायरेक्ट लड़ाई में हारे नहीं। तो उनको लगा डायरेक्ट में तो इनको हरा नहीं सकते हैं। आज उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। तो उनको लगा कि 1000 कट्स की थ्योरी आई कि इंडिया को वी हैव टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जिससे कि अपने आप ही इंडिया कमजोर हो जाएगा, भारत कमजोर हो जाएगा, और फिर काफी इजी होगा भारत को विखंडित कर देना और भारत को हरा देना। और उसमें आपने देखा कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी हो, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चलाने का उनका रहा, और जम्मू कश्मीर के बारे में अपने पूरे देश के सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जो उनकी स्पीड, जो उनकी जो बढ़ी, उनकी जो गति जो बढ़ी, वहां से मैं लाता हूं आपको कि उसके पीछे क्या कारण था। आपने कई बार पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जब पहली बार अटल जी की सरकार बनी और किस प्रकार से काम हो रहा था। और जब अटल जी की सरकार 2004 में जाती है तो कई रॉ के एक्स जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि हमारे लोगों के साथ क्या किया, जो 4 से 14 की बात है। तो मैं उस कालखंड की जो प्रवृत्ति थी भारत के सरकार की, उस पर कुछ उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हुए मैं आज की परिस्थिति में आपका जो मूल सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद बदलाव क्या हुआ, इस पर देखिए, मुझे आपको मैं बताता हूं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से जो हमारी लड़ाई चलती थी, इसके कारण से जो पाकिस्तान से जो हमारा सीमावर्ती इलाका है, वहां पर सिक्योरिटी के अपरेटस बहुत पहले तैयार हुए। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, इवन जो कांग्रेस की सरकार भी थी उसने भी राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर और जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर्स है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है या एलओसी है, उसमें काफी तरीके से काम हुआ। और अगर आपको याद हो कि इस्लामिक आतंकवाद जिस तरीके से जम्मू में डोडा तक आ गया था, उस समय मैं माननीय आडवाणी जी को प्रणाम करते हुए याद दिलाना चाहता हूं लोगों को कि किस प्रकार से बॉर्डर पे फेंसिंग हुई
और उन आतंकवादियों को किस तरीके से फिर से डोडा किश्तवाड़ से धकेलते हुए आज वो कुछ जगह पर मतलब बुझते हुए दिए के समान। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उस समय जो हुआ विलेज डिफेंस कमेटी की जो जम्मू हुई या जो इंटरनेशनल बॉर्डर हुआ, तो इन जगहों पर जो घुसपैठ है ना उस पर काफी नजर रखने लगी भारत की सरकार, भारत की सिक्योरिटी एजेंसी नजर रखने लगी। तो उनको लगा अब यहां से घुसना तो मुश्किल है, घुसेंगे तो मार दिए जाएंगे, हमारे रणबांकुरे जो बीएसएफ की आर्मी के बेटे हैं, तो इनको लगा यहां से पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने दो रूट अपनाया, मैं बताता हूँ। एक रूट नेपाल के थ्रू, जो नेपाल की सीमाएं बहुत प्रदेशों से लगती है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, तो ये एक रूट बना। और दूसरा रूट जो बांग्लादेश से जो हमारी सीमाएं लगती है, उन रूट पर इनका काम शुरू हुआ। और उस काम में इनकी गति पकड़ी, क्योंकि देखिए बंगाल में जो सरकार रही है अभी तक देश में, आप देख लीजिए जो मतलब चाहे वो कम्युनिस्ट की सरकार रही हो या अभी जो ममता जी की सरकार है, वो तो खैर कम्युनिस्टों से भी 1000 कदम आगे चली गई है तुष्टीकरण की नीति के लिए। तो वहां से ये साजिश शुरू हुई। और आपको हिस्टोरिकली ये भी देखना पड़ेगा कि वहां अभी जो सरकार है बांग्लादेश में शेख हसीना जी की, इससे पहले ना खालिदा जिया की सरकार थी, जो केवल पाकिस्तान के इशारे पे काम करने वाली सरकार थी। तो आपको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में प्रभावी भूमिका में था, और इनको किस तरीके से हमको भारत को घेरना है, इस परिस्थिति में उस तरफ बात गई। अब मैं आपको 10 साल के भीतर में लाता हूं कि 10 साल पहले क्या हुआ। आपको याद होगा कि लश्कर तोयबा, जिसका जो हाफिज सईद है, जो उसका सर्वे सर्वा जो टेररिस्ट मास्टरमाइंड, उसने एक अक्वा मल मुजाहिदीन करके संगठन बनाया, और उनके भाड़े के लड़ाकों को एक कश्मीर लेकर के आते थे, और उसमें एक छोटा बर्मी था। तो पहला रोहिंग्या जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सों ने एलिमिनेट किया, उसका नाम था छोटा बर्मी। अब ये घटना हुई, और 2012 में ये रोहिंग्या के से मिलने के लिए हाफिज सईद और जो आईएसआई के लोग और जो लोग इस्लामिस्ट जो बांग्लादेश में थे, इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। और उस प्रोग्राम के तहत, क्योंकि आपको पता है कश्मीर वैली में बहुत सारे लोग आते थे लड़ने, वो एक बार आ जाते थे, फिर वो जा नहीं पाते थे, अलग बात है, वहां उनकी कुछ चलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने जगह जगह से, तो इसमें इस संगठन को बनाया लश्कर तोयबा ने, और जैसे मोहम्मद ने, सब ने मिलकर के कहा कि भाई हम वहां से भी लड़ा के लाएंगे लड़ने के लिए, चाहे वो बांग्लादेश का हो, ये हो, रोहिंग्या हो। अब आपको अगर याद हो गगन जी, तो रोहिंग्या की जो समस्या हुई है 2015 में पैदा हुई। तो उनके 10 लाख लोग जो बांग्लादेश में आए, वो 2015 में हुआ, जब वहां के एक संत ने आंदोलन छेड़ा आतंकवादियों के खिलाफ, बर्मी आतंकवादियों के खिलाफ। बौद्ध संत ने, जो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं पूरी दुनिया को, जब उनको लगा कि इन राक्षसों से जीतना पॉसिबल नहीं है बिना हिंसा के, इनको हिंसा का जवाब हम प्रतिहिंसा से नहीं देंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया, तो ये भाग गया है। लेकिन आपको एक डेट नोट करना पड़ेगा कि वो 2015 का था, लेकिन याद कीजिए आप 2012 में सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो दिल्ली में रोहिंग्या को ला करके बसाया गया 2012। तब कोई बात तो नहीं हुई थी बर्मा में। तो ये जो घुसपैठ है ना, वो ना तो खाने पीने के लिए लोग अपने रोजी रोटी के लिए आते हैं, और ना किसी मारपीट के लिए, क्योंकि उन पे अत्याचार होते हैं इसलिए आते हैं, नहीं। एक भी जो मुस्लिम चाहे वो कहीं से भी आए, वो ना तो बिजनेस के लिए आता है, ना अपने पेट के लिए आता है, वो केवल एक काम करने के लिए आता है, भारत विरोधी गतिविधि करने के लिए ही भारत में आता है। क्योंकि मैं इसका कारण बताऊं, देखिए मैं वकील हूं, मैं जब चीजों को देखता हूं तो मुझे उसके पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, अगर 2015 में कुछ लोग आ गए होते तो मुझे लगता है ठीक है भाई, वहां पर ये पहले गुंडई करते थे, इनको गुंडई का जवाब जब दिया तो ये भागे। तो 2015 की बात है, और मैं आपको 2 डेट नोट कराना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को। 10th में 2012 को जेएनयू के स्टूडेंट लोगों ने दिल्ली में एक मार्च निकाला। आप देख लीजिए, 15 में हुई है वहां पर जो भी हुआ है, और उन्होंने कहा कि इनको सारी सुविधा दिल्ली में मिलनी चाहिए। इनके तार को आप जोड़िए, हाफिज सईद, बांग्लादेश में जो पुरानी सरकार
जब तक थी उनका समर्थन, उनके जो डीप स्टेट थे, रोहिंग्या में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, बर्मा में उनका, और वो जब उनके लिए जो इकोसिस्टम तैयार होता है भारत में, उस इकोसिस्टम में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक रैली करती है कि इन लोगों को सारे अधिकार मिलने चाहिए। एक डेट और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये 10 मई की बात है। फिर 11 अगस्त 2012 को आजाद मैदान में इनके पक्ष में दंगा प्रदर्शन हुआ, दंगे हुए, औरतों के साथ अत्याचार हुआ। तो ये जो सारी घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो ये जो सारी घटनाएं हैं, ये कोई नॉर्मल घुसपैठ की बात नहीं है। तो ये जो घुसपैठ है, इसको मैं कसाब ने जो आकर के मुंबई में हमला किया और 300 से ज्यादा, 250 लोगों की हत्या उसने एक रात में की, जो 10 टेररिस्ट आए थे 2008 में, मैं उसको और इन घुसपैठियों को बराबर की ही श्रेणी में रखता हूं। क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि छोटा बर्मी क्या करने आया था। अब जो ये परिस्थिति है, तो इसमें 2012 से लेकर के उनको सेटल किया गया। और मैं एक 30 सेकंड फिर आपके सवाल पे आता हूं कि गगन जी, मैं बताऊं आपको कि इनको बसाया कहां गया। अगर कोई आता है जो रिफ्यूजी होता है तो वो बॉर्डर एरियाज में सेटल करते हैं, वो कैंप बनाते हैं, यूएनएचसीआर के कैंप में उनका सर्टिफिकेट होता है, वो वहां बैठते हैं। लेकिन वो गए कहां? वो कश्मीर वैली नहीं गए, वो जम्मू गए, वो हैदराबाद गए, वो जयपुर गए। जयपुर बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से नजदीक है। जम्मू जो इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने गया, हैदराबाद गए, दिल्ली आए, और इनको पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे इनको बिठाया गया। मेरा सवाल सीधा है कि आखिर अगर इनको, जब इनको भाषा भी नहीं आती थी भारत की, ये भारत आए, बॉर्डर पे बैठ जाते, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको पूरा का पूरा प्लानिंग करके, इनका खर्चा किसने उठाया? और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इस पे जो प्रशांत भूषण ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि इनको बाहर वापस मत भेजो, तो मैंने, एक है फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, जम्मू का एक संगठन है, उनकी तरफ से मैंने इंटरवेंशन किया था, और महेश जेठमलानी जी ने हमारा पक्ष रखा था उस मैटर में, और हमने कहा कि नहीं, एक दिन भी इनको रोकना नहीं है, इनको ड्यू प्रोसेस से एक एक आदमी को भगाना है। तो इनके बारे में सोचना, जो जनता ना, क्या होता है कि हमको उनको ले जाना है कि आप बताइए जम्मू में कहां पहुंच गए, इतना किलो, ये हैदराबाद कहां पहुंच गए। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब नगरोटा और सुजवान आर्मी कैंप पर हमला हुआ, इसमें रोहिंग्यास का हाथ था। टेररिस्ट में रेकी का सबसे बड़ा हाथ है। और मैं एक बात आपको और शेयर करना चाहता हूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जो सबसे भयावह विश्व युद्ध था, जिसमें पूरे यूरोप पे हिटलर ने कब्जा कर लिया था, तो जो इंटरनल सैबोटाइजिंग जब शुरू हुआ मित्र राष्ट्रों की, तब जाकर के हिटलर की आर्मी को भागना पड़ा। तो इंटरनल सैबोटाइजिंग वॉर का सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपने एक रेल की पटरी उखाड़ दी, तो रेल की पटरी को ठीक करने के लिए आर्मी का मूवमेंट रुकेगा, और तब तक कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एक सैबोटाइज किसी एयरपोर्ट पे किया, आपने आर्मी के मूवमेंट के बारे में खबर कर दी, तो ये कोई छोटा विषय नहीं है। मैं मानता हूं कि घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई है, वो उतना ही जरूरी है जितना कसाब के खिलाफ जो कार्रवाई उस समय एनएसजी ने किया। इसमें दोषी किसको मानते हैं राजीव जी आप, घुसपैठ जो हो रहा है? मैं इसके पीछे मैं मानता हूं कि जो जितनी भी सरकारें हैं, जो एजेंसीज हैं, देखिए कई बार क्या होता है ना, बॉर्डर पे करप्शन भी है, और जो वहां नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि आपने बोला कि 2012 में जिसकी सरकार थी, जब से शुरू हुआ, तो आप सीधे कह सकते हैं कि कांग्रेस दोषी है इसके लिए जो भी हो रहा है? अरे इसमें भी कोई कहने की बात है? कांग्रेस दोषी है? अरे बताइए, ये बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, ये कलकत्ता आते हैं, उसके बाद मुंबई पहुंच जाते हैं, कौन जिम्मेवार है? वहां की स्टेट गवर्नमेंट, जहां से इनका एंट्री पॉइंट है। और साथ में मैं, अगर मुझसे आप पूछिए, आखिर कोई व्यक्ति इजराइल में क्यों नहीं घुसपैठ करता? कोई आदमी चाइना में क्यों नहीं गया? ये जो रोहिंग्यास है, नहीं तो आप आगे से ये कहना शुरू करेंगे कि जो घुसपैठ की समस्या है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, मुस्लिम नेताओं को छोड़ के आप सीधे ऐसा बात कर पाएंगे? नहीं, देखिए, जो भी सरकार है वो तो बिल्कुल जिम्मेवार है ना। उनको पता था 2012 में कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी म्यांमार में, और मैं बिल्कुल मानता हूं
कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी और वो सारी पार्टियां जिनके बॉर्डर एरियाज थे, आपने उनको किस प्रकार से, और देखिए मेरा ये मानना है कि मैं तो गगन जी को भी जिम्मेवार मानता हूं और अपने आप को भी जिम्मेवार मानता हूं कि जब समाज किसी चीज के लिए खड़ा होता है गगन जी, अगर आप अपने इलाके में अगर अपनी नजर खोल करके नहीं रखते हैं तो हर चीज के लिए हम सरकार को जिम्मेवार नहीं रख सकते हैं। नहीं, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज और राजीव जी, आपने जिक्र किया था कि बंगाल में सरकार लेफ्ट की रही है और अभी ममता जी की सरकार है, तो केंद्र सरकार का भी कुछ महत्व है इस स्ट्रक्चर में फेडरल, या फिर केंद्र का कुछ भी उनका रोल नहीं है अगर ये सब चीजें होती रही हैं? नहीं, ये देखिए मैं एक बात बताऊं, 2014 का आपका जो मूल सवाल था उस पर मैं आ रहा हूं कि 2014 के बाद बदलाव क्या हुआ। हाँ, वही 2014 के बाद जी मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए देखिए इसका बदलाव के दो कारण हुए। एक तो बांग्लादेश में भी सरकार बदल गई। वहां की जो आज सरकार है वो इस्लामिस्टों के खिलाफ इतनी वेंजेंस से काम कर रही है कि एक भी इस्लामिक आतंकवादी जिसके लिए बनी हुई थी सेंचुरी वेस्ट बंगाल, कई बड़े लोगों को पकड़ करके ले गया और उन पर ट्रायल चलाया और फांसी की सजा दी। तो आज जो 14 के बाद जो भारत में सरकार है वो सरकार अब इस काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, पहली बात। दूसरी बात, जो एनआईए है, हर बॉम्ब ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही है और इनके बड़े बड़े लोग अब भाग रहे हैं जो आकर के आराम से वेस्ट बंगाल में रहते थे। आप न्यूज उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को पकड़ करके भारत ने दिया और साथ में जो भारत विरोधी गतिविधि करते थे बांग्लादेश से, उनको भी पकड़ के लाया। तो क्या है कि आज की जो सरकार है उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब आपको एक पॉलिसी बनाते हैं गगन जी, और जो आने वाले लोग हैं अगर उनको लगे, अगर आप देखें तो 2 साल पहले 2019 में 1400 रोहिंग्या जो है वो वापस भाग करके बांग्लादेश चले गए। तो लेकिन मूल प्रश्न है कि अभी रुका हुआ है या फिर अभी भी हो रहा है या क्या स्थिति है? मैं आ रहा था उस पर, मैं आ रहा हूं। देखिए क्या हुआ, एक बात समझ लीजिए कि इनका एक इकोसिस्टम है सर इंडिया में जिसकी फाइनेंसिंग बाहर से होती है। तो अगर आपने गौर किया होगा कि बहुत लोगों ने हंगामा मचाया कि एनजीओ पर ऐसे सरकार कर रही है वैसे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2-3 जो सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से डिसीजन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कि इनकी जो फंडिंग होती थी ना उनको चोक करने का काम किया है। और उस कारण से अभी भी इनकी फंडिंग है थोड़ी बहुत। आपको मैं बताऊं, जब अप्रैल या मार्च में जब बिफोर कोविड का जो दूसरा वेव आ गया, उससे पहले जम्मू में बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया जिनके पास गलत आधार कार्ड और गलत सारी चीजें थी, उनको अरेस्ट किया गया। मेरे हिसाब से अभी भी कुछ लोग अरेस्टेड हैं। तो एक वकील है जो डीप स्टेट जो है फॉरेन एजेंट्स के रूप में काम करने वाले प्रशांत भूषण जी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं भी एक इंटरवेनर था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इन सबको रिकॉग्नाइज करो और इन सबको बाहर फेंको, कोई स्टे नहीं दिया। और वहां पर मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि सॉलिसिटर जनरल साहब ने भारत सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पूरे विश्व की कोई शरण स्थली नहीं है भारत, और एक एक व्यक्ति जो यहां पर घुसपैठिया है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, शरणार्थी को आप छोड़ दीजिए, शरणार्थी की तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, उनसे आपने पूछ करके देश का बंटवारा नहीं किया था। आप शरणार्थी जो हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जिसके लिए सीएए विषय है, खैर ये अलग विषय है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि इन रोहिंग्या को भेजो अगर कोई बांग्लादेशी है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो विल है वो आज सरकार में है। आज जो जिस तरीके से ये अपने आराम से कश्मीर वैली, तो इनको लगता था कि आ गए तो अब हमारा ही है, ऐसा कुछ है नहीं। आप देख रहे हैं क्या परिस्थिति है। और जो सबसे बड़ा इसका जो, अगर आप इस सरकार ने क्या किया है इस घुसपैठिया नियंत्रण पर, सबसे पहले मैं आपको कह सकता हूं कि 14 के बाद कोई नहीं आया, एक भी घुसपैठिया नहीं हिम्मत कर रहा है भारत की धरती पर आने का। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण बता, जो लोग आ गए हैं हमको उनको भेजना है, उनको भेजना है और भेजना ही है। मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने वाला हूं। पहले एक मिनट मैं सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किस बात पर करने वाला हूं कि रोहिंग्या का जाना है वो तो तय है, बांग्लादेशी भी जाएंगे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इनका जो इकोसिस्टम है, इनका जो डीप स्टेट है, ये कौन लोग हैं जो इनको समर्थन करते हैं, इसकी एक एसआईटी बननी चाहिए
और उस एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ये जाल कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आपका सवाल है, मैं उसको कंक्लूड करता हूं कि उसका एक उदाहरण मैं केवल आपको बताना चाहता हूं सर गगन जी। आप मुझे बताइए कि 2014 के बाद केवल जो बॉर्डर एरियाज हैं जैसे कश्मीर या जम्मू और एक पठानकोट पर टेररिस्ट हमला हुआ, उसके बाद ये जो आतंकवादी हैं और जो इनके समर्थक हैं वो मेनलैंड इंडिया में कभी नहीं घुस पाए। नहीं तो आप देखते थे कि दिवाली में मुंबई में धमाका, कभी दिल्ली में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी कलकत्ता में धमाका, इवन पटना में तक में जाकर के उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया गांधी मैदान में। तो इसका जो आपके सवाल का जवाब यहीं पर निहित है। ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, देश के लोगों देखिए, डेवलपमेंट के साथ साथ अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है गगन जी, तो उस डेवलपमेंट का लेकर के हम करेंगे क्या? सही बात। तो मेरा मानना है, मैं आपके सवाल का मैं प्रत्युत्तर देते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और काम कर रही है और बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। और मुझे लगता है कि ये जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स है, चाहे वो रोहिंग्या हो या कहीं के भी हो, वो जाए और नहीं जाए तो उनको धक्के मार करके बाहर करना है, और ये सरकार वो करेगी। ठीक है राजीव जी, हमारा दूसरा प्रश्न है कि आप भी बहुत समय से जुड़े हैं संघ से, बीजेपी से, तो जिन विवादित मुद्दों को लेकर जनसंघ और बीजेपी चली थी उसमें काफी हद तक आप सफल हुए हैं। जैसे राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक, बहुत सारी चीजों में आप सफल हुए हैं। लेकिन बाकी क्षेत्रों की प्रगति में मोदी सरकार कितनी सफल हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई विवादित मुद्दा नहीं था, ये तो देश के एग्जिस्टेंस का सवाल था। नहीं, आपके लिए नहीं था, विपक्षी के लिए था। मैं विपक्षी की बात कर रहा हूं कि उनके लिए विवादित ठीक है, आप विपक्ष का पक्ष रख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है कि ये जो मुद्दा था ना, भगवान राम लल्ला का जो मंदिर था वो 500 साल की लड़ाई से बना है और हजारों लोगों की शहादत से बना है, और वो भारत के एग्जिस्टेंस के लिए जो मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी बात आपने कही आर्टिकल 370, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को छुपाया नहीं कि हमारा यह मुद्दा नहीं है, और इसके पीछे कारण भी बताए। और मैं एक बात आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 और 35 कैपिटल ए जो था वो एंटी विमेन, एंटी दलित एक बहुत बड़ा धब्बा था भारत के मस्तक पर। और इसीलिए मैं बताता हूं, मैं आज भी आपके चैनल से साधुवाद देता हूं बहन मायावती जी को, उनको दलित का दर्द पता चला और उन्होंने समर्थन किया। और जी, और एक बार नहीं, उन्होंने आर्टिकल 35, उनको पता था कि दलितों पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। जो हालत आज नूरपुर में हुई ना, जो बाबा जी ने ठीक कर दिया है, वहां कुछ गुंडे थे, वो कह रहे थे कि दलित डीजे बजा करके शादी नहीं कर सकते। नूरपुर की बात मैं कर रहा हूं। वहां पर पुलिस गई है और वहां पर संत समाज भी गया, हर व्यक्ति को जाना था। ये गुंडे, एक कोई हैदराबाद के वो जो गुंडा है उसके पार्टी का कोई नेता कुछ तरीके से गंदी बात कर रहा था कि हम तो करेंगे लेकिन तुमको नहीं चढ़ने देंगे घोड़ी पर, दलितों पर ये बात। क्योंकि देखिए, हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है, डाइग्रेस करते हुए मैं कहता हूं कि हमारे समाज के लिए जो सबसे जरूरी है कि हिंदू समाज में कोई छुआछूत नहीं, कोई जातिवाद नहीं, इस पर हमको भारत भूमि के साथ और सब लोगों को मिलकर के काम करना है। तो देखिए, जो मुद्दे थे उस पर काम हुआ और नहीं, काफी काम चल रहा है। नूरपुर जैसी ही जो चीजें हैं उसी पे लोधा जी ने बातें रखी थी विधानसभा में, उसके बारे में। ये तो हमारे मुंबई में हो रहा है, मलाड में ऐसी बातें रखी उन्होंने। बिल्कुल हो नूरपुर रहा हो है, चाहे मलाड हो, नूरपुर हो चाहे मलाड हो, ये स्थिति हर जगह ऐसी है। देखिए, मेरा ये कहना है, इसीलिए मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि लोधा जी ने विधानसभा में इस बात को रखा, वहां भी लोग काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात से मैं आपसे सहमत हूं कि समाज को इस सब के लिए आगे आना पड़ेगा, सरकार को, समाज को, स्वयंसेवी संगठनों को। तो जो आपका जो सेकंड जो मुद्दा था जिस पर मैं बात कर रहा था, तो ये सारे जो ये जो सारे इश्यूज है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विषय कोई पॉलिटिकल विषय भी नहीं था। वोट बैंक का पॉलिटिक्स नहीं है ये। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स वैसे भी भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज नहीं, अटल जी से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर के तब से हमने कहा था कि हम 3 विषय है हमारे लिए, और हम 3 विषय में से तीनों विषय
एक विषय थोड़ा सा है, उसमें अभी और काम करना बाकी है, कौन लेकिन सा विषय? और जो भी आप आइडियोलॉजी, जी जी, तीसरा कौन सा विषय? नहीं, कॉमन सिविल कोड में केवल ट्रिपल तलाक है ना, लेकिन पॉलीगेमी है ना। आप, मेरा कहना है पॉलीगेमी नहीं कर सकते भारत में, हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। तो जो भी है, कॉमन सिविल कोड में मैं और इस भी विषय बहुत सारी पर, चीजें हैं, उससे हाँ, नहीं मैं जाएंगे। उसी आपको की खाली, बात कर रहा था। मुझे खाली वो सुनना था कि तीसरा मुद्दा क्या है, वो भी बाकी है वो, नहीं, तो उसमें बाद में जी, डिबेट तो करेंगे। वो उस पर करेंगे। लेकिन जी, उसके बाद जो है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो सुशासन के लिए काम करती है। अगर हाँ, आप वही जो देख लीजिए इस प्रगति हिंदुस्तान की में, बात, जो वही जो प्रगति जी वाली जी, बात मैं मैं कर उसी रहा पर आ था। रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा तो हूँ। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप एक बात देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा विषय था। मुझे हम्म, बताइए कि कितने सालों से हमारा देश आजाद हुआ था, कितने परसेंट हम्म, लोगों के पास बैंक अकाउंट था? हम्म, आज जो हम्म, बैंक अकाउंट हुआ, तो हम्म, जनधन खाता खुलने के बाद जो हम्म, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है लोगों का, वो हम्म, पहले तो राजीव गांधी जी ने कह दिया था कि भाई 100 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, हम्म, 15 रुपया पहुंचता है। अब तो भाई 1 रुपया यहाँ से ऑन होता है, 6,000 हम्म, रुपया अगर किसान सम्मान निधि है तो 6,000 रुपये ही जाता है, 1 रुपया घटता नहीं है। हम्म, तो हम्म, एक बात आप इसको आप समझिए कि हम्म, अ, अगर आप देखिए उज्ज्वला योजना है, क्या हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ 95 में किसी के घर में अगर गैस का कनेक्शन लगता था तो ये स्टेटस हम्म, सिंबल था। आज करेक्ट, मोदी जी की सरकार ने कहा सबके घर में पहुंचाऊंगा। हम्म, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, 100% हम्म, इलेक्ट्रिफिकेशन, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी है। मैं हम्म, बिहार जैसे प्रदेश जो एकदम बॉर्डर पर है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, वहां हम्म, पर 22 से 23 घंटे बिजली रहती है। मैं आपको गांव का नाम बता सकता हूं, जो सीता जी की जो जन्मस्थली, जहां पर जनकपुर है, वहां से 10 किलोमीटर, जनकपुर तो नेपाल में है, उस बॉर्डर पे 22 से 23 घंटे बिजली रहती है। इसके लिए मैं तो नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उस पर बहुत काम किया जब बीजेपी की सरकार थी। तो आपको मैंने बताया कि चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत गरीब के लिए है। और क्या है ना, अब पॉलिटिक्स में लोगों को, कुछ लोगों को आदत है कि हर चीज को कह देना कि नहीं कुछ हुआ। अरे भाई, कुछ कितने लोगों को हुआ उनसे जाकर के बात करिए। इसके बाद जो सौभाग्य इलेक्ट्रिसिटी वाला जो योजना है, मैंने वो बात कही। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, वो कॉमन मैन के लिए हुआ। और अगर आप इंडिया में देखिए कि किस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई, तो जो 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 लिबरलाइजेशन के बाद जो हम जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उसमें जीएसटी कितना बड़ा है, आईबीसी, आप जो लीकेज है इकोनॉमी में, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कभी भी किसी भी कंट्री का, और लीकेज का प्रॉब्लम है, उस पर काम हुआ है। अगर आप ये देखिए कि कोई भी देश आगे बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे बढ़ता है। क्या आपको ये कह सकते हैं कि नितिन जी 35 किलोमीटर पर डे रोड नहीं बना पा रहे हैं? अरे भैया, कुछ तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात है। देखिए, विपक्षियों का काम है हमारे खिलाफ बात करना, वो करे, लेकिन 35 किलोमीटर रोड बन रहा है, तो रोड तो कहीं तो बन रहा है, लोग देख रहे हैं। क्या जितनी सारी करेक्ट, सड़कें जो बीआरओ ने बनाई है, जैसे जैसे ब्रिज बनाए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है क्या देश के लिए? जब किसी प्रदेश में बिजली, सड़क, अगर ये दो चीज, और चौथा जो अभी सबसे बड़ी बात है, जो जल नल योजना की जो बात चल रही है, जो ग्राउंड वाटर हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, हमारे पास बारिश में इतना पानी होता है नॉर्थ में, क्या हम उसको अगर करके हम जल नल योजना, तो ये सारी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और इसके परिणाम भी मिले हैं, मैं आपको बताता हूं परिणाम। देखिए, राजनीति में परिणाम जो है ना, वो जनता का आशीर्वाद से होता है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद जो एक बहुत बड़ा जो रिफॉर्म का नोटबंदी हुआ, तो लोगों ने कहा कि किसी भी प्रकार से अब जो लोगों का गुस्सा है वो चरम पर है। उसके बाद यूपी का चुनाव हुआ। तो देखिए, जनता ना, जब घर में उज्ज्वला योजना का जो गैस मिला लोगों को, जब सम्मान निधि पहुंचेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, तो जनता का प्रतिसाद मिल रहा है। और मैं आज आपको बताऊं कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं, आप वोट परसेंटेज उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इवन बंगाल जो अभी चुनाव हुआ, कहा 10% वोट था 16 में, 38% वोट है, 100 में 38 लोगों ने दिया है। जबकि बंगाल को मैं मानता हूं कि वहां एनआरसी होगा तो करीब 20% लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। वहां जो हिंदुस्तानियों में हमको ज्यादा वोट मिला है, जो भारतीय है उनमें हमको ज्यादा वोट मिला है। अब जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने पहले लेफ्टिस्टों ने और बाद में ममता बनर्जी ने बना करके और उनको वोट नहीं गिराने दिया है, जो अभी उस विषय पे अभी बात करना ठीक नहीं है। लेकिन 38% लोगों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को।
जबकि इसके खिलाफ इतना दुष्प्रचार हुआ। पहले लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कॉम्युनल, कोई कॉम्युनल बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि एक कॉम्युनलाइज, देखिए मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी असम में वापस आई, थोड़ा ज्यादा वोट ही मिला, घटा नहीं। पांडिचेरी में कहां से कहां पहुंच गई पार्टी, तमिलनाडु में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, 5 या एमएलए बने, केरल में भी वोट परसेंटेज बढ़ा। तो मोदी जी का जो काम है वो तो जनता भर भर करके आशीर्वाद दे रही है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो काम है ना वो बोल रहा है, काम बोल रहा है। यूपी की परिस्थिति आप देख लीजिए जाकर के कि यूपी के किसी चौक चौराहे पर जाकर के, तो मेरा मानना है इस सब के पीछे दो बातें हैं। एक, जो जितना भी जो काम हो रहा है ना वो ज्यादातर गरीबों के लिए हो रहा है, और जो बिजनेस का जो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख लीजिए, जीएसटी का रिफॉर्म मैंने बताया, तो देश में अब एक और बात, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्यों हुआ भाई? कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन जो दुनिया भर के इन्वेस्टर हैं वो भारत में संभावना देख रहे हैं। जो यहां पर जिस परिस्थिति में 1,41,000 करोड़ 31 मार्च के पहले तक का जीएसटी आया, अभी जो आया है 2 दिन पहले, जिसमें 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़, और उसके लिए अभी भी टाइमलाइन बाकी था, फिर भी लगभग 8 महीने से 1 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। जबकि कोविड जैसी भयानक जो जैविक हथियार से हमला किया है चाइना ने दुनिया पर, उसके बावजूद जबकि सेकेंड वेव भी चल रहा था, इतनी सारी ब्लॉकेज। तो मेरा एक मानना है कि आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर तो काम हुआ ही है, लेकिन जो जनता के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए, जो कॉमन मैन है, और उसका प्रभाव आपको दिख रहा है। कितनी बार, तीसरी बार चुनाव हुआ बिहार में, आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आई, मुश्किल से जीती। नहीं, ये आप मुश्किल से, मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए वहां पर क्या है ना, आपको कुछ प्रदेशों में ना आपको एक बात देखना पड़ेगा कि एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है गगन जी, जो ना काम पर वोट नहीं देता। आप उनको कुछ भी दे दीजिए, आपको वोट नहीं देंगे। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। अभी वही बोलने जा रहा था, आप प्रगति की बात कर रहे थे, तो मेरा वही बोलना था कि आप इतना कार्य करते हैं, लेकिन आप जनता को समझा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो गलती विपक्ष की नहीं है, गलती आपकी है। फिर नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, जनता को तो हम समझा पाते हैं, तभी तो 10% से 38% पे गए, थोड़ा से बच गए। उसके पीछे मैं कारण बताता हूं। ये जो एक वर्ग पैदा हो गया है गगन जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बिहार में करीब 60 से 70 लाख इलीगल लोगों ने बना रखा है। एक एरिया है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, अरे एआईएम 5 सीट चुनाव जीत के गई है और 10 सीट पे उनकी अच्छी लड़ाई हुई। तो ये जो है ना, ये वोटर किसी भी आधार पर आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, उनके दिमाग में कुछ और एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा कि क्या हुआ आसाम में, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बोल दिया था कि ये लोग मुझे वोट नहीं देंगे। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, देश के अभी जो काम करने वाले हैं, कल ही उन्होंने एक बड़ा भारी काम किया, एक मंदिर का 70 बीघा जमीन पे बांग्लादेशी घुसपैठिया आके बैठ गए थे, उन्होंने एक दिन में हटा दिया। माफिया राज चल रहा था यूपी में। देखिए, तो कुछ एक वर्ग है हर जगह, बिहार में वो 16% होगा या 15% होगा, यूपी में 20% होगा, वेस्ट बंगाल में 30%, 35% होगा। ये वर्ग काम पर वोट करने को तैयार नहीं है। तो उस वर्ग को कुछ नाम पहचान है या सिर्फ वर्ग बोलेंगे उनको? नहीं, वर्ग क्या है, सबको पूरी दुनिया को पता है भाई। अभी आपने वेस्ट बंगाल में नहीं देखा? नहीं, तो वही पूछा, उसको वर्ग ही बोलते रहेंगे, उनको वर्ग बोलेंगे, उनको कुछ नाम पहचान है? मैं बता रहा हूँ, ये मुस्लिम समाज है, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, इसमें क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता, क्या कम्युनिस्ट पार्टी के किसी नेता ने काम नहीं किया था? मेरे सवाल को आप समझने की कोशिश करिए गगन जी। क्या वेस्ट बंगाल में एक भी 4 पार्टियों का लेफ्ट फ्रंट था, एक विधायक काम का नहीं था? क्या कांग्रेस पार्टी का एक विधायक काम का नहीं था? क्या वो जो एक फुरफुरा शरीफ का जो कोई आदमी था वो काम नहीं कर रहा था? इसका मतलब क्या हुआ कि काम पर वोट नहीं देना है। ये जो वर्ग है, इन्होंने तय कर लिया है कि हमको देश के हित में काम करने वाले लोगों के साथ जाना है। और ये
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझ में आ रही है, तभी तो मैंने बताया ना, मैंने थोड़ी कहा है, हमारे तो बड़े नेता, यशस्वी नेता, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमको वोट नहीं देंगे चाहे हम उनके लिए कुछ भी काम कर लें। आपने बोला कि देश के अहित करने वालों के साथ हो जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, वो जाएंगे ही। तो विपक्ष में जो है वो सब देश के हित में काम कर किए हैं और सब आगे भी लोगों की करेंगे। बात मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं सब लोगों की बात, मैंने क्या कहा, मेरी बात को आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि जो लोग, ये जो वर्ग है वो डेवलपमेंट पर काम वोट नहीं देते, उनके यहाँ एक इंस्ट्रक्शन आता है और उस आधार पे वोटिंग होती है, और ये पूरी दुनिया को पता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, डेमोक्रेटिक समाज हमारा है सर, डेमोक्रेसी में हम बिलीव करते हैं, या फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनके यहाँ तो कभी डेमोक्रेसी है नहीं ना। एक देश बता दीजिए आपके हिसाब से जो डेमोक्रेसी में है, जहां इनकी आबादी 40% से ऊपर है, आप एक देश बता दीजिए। मैं बहुत सारे अपने सेकुलर और जो लोग हैं उनसे मैं पूछता हूं कि भाई एक देश तो बता दो जहां तुम 40% से ऊपर हो और डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर जो दंड है उसके हिसाब से ये काम चलाते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि जो आज डेवलपमेंट गल्फ कंट्रीज में हो रहा है वो यहां नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वहां लोग समझ में उनको आ रही है, हो सकता है इनको भी आ जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको भी समझ में आ जाए कि देश के लिए डेवलपमेंट पे वोट देते हैं, डेवलपमेंट पे काम करते हैं। अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, मदरसा में जाकर के कुछ नहीं होगा, मदरसा में क्या होता है पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है। आप वहां बच्चे को भेज रहे हैं, बच्चे पर भी मानसिक आघात होता है, क्या होता है पूरी दुनिया को पता है। तो मेरा कहना है जो काम की बात आप कर रहे थे मोदी जी की सरकार की, वो अद्वितीय है और ये जनता को पता। लेकिन भाई कुछ लोग तो चुनाव लड़ते हैं ना, मैंने आपको बताया ना कि 100 लोगों में 38 हमको मिला, तो 62 मिला किसी को, तो 62 में तो 35 यहाँ के में तुमको ठीक से एनआरसी लगा दीजिए तो 20% लोगों का वोटिंग घट जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं उनको भी 62 नहीं मिला, उनका भी कोई 38 40 के आसपास उनका कुछ नहीं है। मैं तो सबको एक तरफ मान लिया, फिर भी मैं उनको मिला, जो भी मिला उनको 43 मिला, मैंने 62 को अलग ही कर दिया। उस परिस्थिति में भी जी नहीं, आप कुछ जोड़ना चाह रहे तो फिर जुड़िए, मैं अगला मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि आपका जो पहला लेग के बाद जो सेकंड लेग पे हम बात कर रहे थे, मेरा मानना है कि सरकार दिन रात काम कर रही है। ये हो सकता है कि आपने जो कहा कि कुछ लोगों तक हम और पहुंचे और लोगों तक अपनी बात को ले जाए, उस पर काम करेगी पार्टी, कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जनता का जो आशीर्वाद है वो उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हो रही है। चलिए वो अगले इलेक्शन में मालूम पड़ेगा कि सरकार कितनी प्रगति पथ पर अग्रसर है, वो अगले चुनाव में मालूम पड़ेगा। राजीव जी, तीसरा प्रश्न मेरा ये आपसे है, आप युवा हैं और आप एबीवीपी से जुड़े भी रहे हैं और युवाओं के नब्ज को आप अच्छे से समझते हैं, तो इस समय क्या कहती है उनकी नब्ज, युवाओं की नब्ज क्या कहती है इस समय, कैसे देखते हैं आप? गगन जी, अगर आपको थोड़ा जो युवाओं की नब्ज है, एक तो आजकल एक नया क्लब हाउस करके कॉन्सेप्ट चला है, वहां पर भी काफी बहस होती है। और मैं आपको बताऊं कि मैं कई बार जाके सुनता हूं, केवल मैंने देखा कि लोग भारतीय जनता पार्टी और पर्टिकुलरली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ये मेरे लिए मतलब सुखद आश्चर्य था कि जहां पर लोग काम करते हैं पूरे दिन और रात में 9 बजे के बाद 11-12 बजे तक। देखिए मेरा मानना है ना कि अगर कोई सरकार देश हित में काम कर रही है ना, तो युवाओं का बहुत बड़ा समर्थन उसको मिलता है। अगर आप हिस्ट्री भी देख लीजिए, जब संपूर्ण क्रांति भी हुआ तो सबसे आगे युवा ही थे। अगर आप राम जन्मभूमि का आंदोलन भी देख लीजिए तो युवा ही थे। आज एक प्रकार से देश में क्रांति का माहौल है। आप एक बात समझ लीजिए कि लोग जो है ना पहले से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है और युवा उसमें सबसे आगे है। देखिए जैसे जैसे हमारा एजुकेशन का लेवल बढ़ता गया, वैसे वैसे ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं या जो कांग्रेस जो अपने आप को इंफॉर्मेशन सप्लाई होता गया लोगों में और इनकी ताकत घटती चली गई। अब ये कहेंगे ना कि ये इमोशनल इशू उठाते हैं, अरे भैया तो इमोशनल इशू तो बहुत दिनों से था, ये गलत आरोप है। राम मंदिर का विषय तो आजादी के साथ ही शुरू हो गया था। लोगों को पता चला कि किस तरीके से भगवान राम, हमारे राम आराध्य देवता की मंदिर को ध्वस्त किया,
धर्मियों ने बाहर से आकर के, तो लोगों ने इसके बारे में सोचा। सेम ये इकोनॉमिक्स के भी फंडे पर है कि कुछ ही लोगों का क्लब होता था। दिल्ली में एक क्लब होगा लुटियन जोन में, जहां कुछ लोग बैठेंगे और क्या क्या करेंगे उस पर मैं ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि मैं उन सब जगहों पे मैं जा चुका हूं क्या है यहाँ क्या होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो युवा वर्ग है ना, उसके लिए रोजगार और साथ में जो देश के प्रति जो है वो एक गजब का अभी एक चर्निंग है। मैं उस पर, क्योंकि ये विषय मुझे नहीं लगा था कि ये विषय भी आएगा, कि वो जो चर्निंग है ना, कि लोग ना समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं कि हाँ उसने ऐसा कहा, अब उसने ऐसा कहा, गगन जी ने ऐसा कहा, वो तुरंत चेक करेंगे। मैंने आपके चैनल पे जितनी भी बातें की है वो टेस्ट किया जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। वो आप उसको, पहले ऐसा कुछ नहीं था ये मैकेनिज्म, तो युवा वर्ग है ना इस मैकेनिज्म को एंजॉय कर रहा है। इसका ये भी है कि बहुत सारे लोग फेक चीजें भी डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके पास जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो बहुत तरीके का है। देखिए आप एक सिस्टम में देखेंगे कि जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास हर समय फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा रहता है। आज आप देख लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि यूपी में मैं गया था कुछ दिन पहले, माफिया, सारे माफिया यूनाइट हो गए हैं कि कैसे बाबा जी की सरकार को हटा दे, क्योंकि माफिया चल नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज मोदी जी काम कर रहे हैं, मतलब आतंकवादियों के जो जनक हैं, जो लोग जो हिंदुस्तान में आतंकवादियों की ही रिपोर्टिंग करके अपना पेट पालते थे, अब उनको आतंकवाद मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आतंकवादी तो बॉर्डर पे ही निपट जाते हैं, वो मुंबई आ नहीं पाते, फिर उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही। तो युवा ये देख रहा है। मैं जिनसे बात करता हूं मैं उनसे सीधी एक बात पूछता हूं कि भाई मुंबई में 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है, बता दीजिए सिक्योरिटी के लेवल पे। लेकिन फिर भी मुझे एक बात कहना है कि ये लोग अभी सरकार के प्रेशर में, अदरवाइज इनका जो जिस तरीके से ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के थ्रू, चूंकि अब ये कोई गलत काम तो कर नहीं सकते, गलत काम करेंगे तो फिर इनके पीछे एजेंसीज हैं, लेकिन ये किसी और तरीके से देश में एक तरीके से ये देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से चल रहा है दिल्ली के आसपास क्या हुआ, किस प्रकार से दिल्ली में जब पिछले साल हिंदू विरोधी दंगे हुए, किस प्रकार से आईबी के लोगों की हत्या हुई, 53 लोग बाद में उसमें मारे गए। तो ये लोग करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश की जनता समझ रही है, युवा वर्ग समझ रहा है कि देश कहां और किस दिशा में जाना चाहिए। और भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अनवरत काम कर रहे हैं। देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वो अनवरत काम कर रहे हैं। और एज ए समाज हमको ऐसा करना है कि हमको विजिलेंट रहना है और अपनी जो बात है आसपास उसको देखना है। और जहां तक युवा वर्ग का सवाल है, मुझे लग रहा है कि युवा वर्ग काफी अभी कीनली पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करेगी और वो कीनली ऑब्जर्व करती है। और मैं चाहता हूं युवा वर्ग को कीनली राजनीतिक इश्यूज पे, राजनीति में अपनी बातों को रखना है, क्योंकि क्या है ना कि युवाओं के नाम पर कुछ अधेड़ उम्र के लोग राजनीति करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं ना, मतलब 50 साल के है, 40 साल के युवा है, एक युवा नेता भी है, बहुत दिन से युवा ही सुन रहे हैं पिछले 4-5 इलेक्शन से। और युवाओं के नाम पे कुछ लोग, युवाओं जो खुद अधेड़ उम्र से भी ज्यादा हो चुके हैं, वो अपने आप को युवा बता करके वो यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। लेकिन आप जा करके वहां पता करिए कि क्या स्थिति है, इनकी हालत खराब हो रही है, जनता इनको, युवा जो है वो पहचान रही है कि किस प्रकार से आप। और मेरा मानना है ना कि हमको इंफॉर्मेशन देना चाहिए था लोगों तक, लोग उस पर समझे, लोग अपनी बात करेंगे और लोगों का जो निर्णय होता है वो, मतलब जनता जनार्दनन है और जनता जो करेगी वो सही करेगी। राजीव जी, अंत में एक लाइन का सवाल और एक लाइन का जवाब। आप ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन आप मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप कुछ आगे कुछ महीनों में? देखिए मैं फॉर्चून लाइन टेलर तो नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से काम चल रहा था और जिस तरीके से लोग आज त्रस्त हैं, लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो जाए। थैंक यू सो मच राजीव पांडे जी। उम्मीद है कि आप आगे भी हमको समय देंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए।
और आगे भी आते रहेंगे, उम्मीद है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।